कर्म फल होए नहीं अनिष्ट। रविदास मनुख कर धर्म है, कर्म करे दिन रात। कर्म नहीं फल पावना, नहीं कम के हाथ। हर कीर्ति पर पाओ बस, मानव करत है कार्य। मानवता है निमित्त रूप, कह रविदास विचार। कर्म नहीं पर पाओ तज, निष्कर्मी होए कर काम। रविदास निष्कर्मी कर्म ही, मेल कराए राम। ये ब्रेसिया की धरती, ऐतिहासिक गुरु घर हमारा। मैंने ये भी पता लग गया सी कि आपने इसको परचेज कर लिया सी। ये अपनी धरोहर से, ये भी बहुत बड़ी बात है। यूपी में, बिहार में, पंजाब में तो तमाम जगह हम लोग गुरु घर में जाते ही। वीडियो ना बनाओ। नहीं, वीडियो बना लो। उसी ने लाइट बंद कर दो। वो लाइट वो आप नहीं, पीछे वाले आंख में पड़। तो बहुत मेहरबानी जी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप अगले 10-15 मिनट आपको अपनी बात कह सकूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब मैं यहाँ हूं और आप मुझे नहीं सुनेंगे तो शायद जो है, जो मेरे दिल में दर्द है, आप नहीं जान पाएंगे। पहले तो ये दसो जी, जितनी बहनें हमारी बैठी थी, आप में से कितनी मैंने जानती? जरा एक बार हाथ उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना, छुट्टे हाथ नहीं उठाना। जो नहीं जानती आज जान जाएंगी। मैं अपने बारे में भी दसना आज कुछ। और इतने जो बैठे जी सारे प्रवासी, कितने जानते मैंने? जरा एक बार हाथ उठाना। ठीक है जी। फिर इसका मतलब ये मोबाइल फोन में देखते जी, मोबाइल फोन में भी देखते, इन कौम का दर्द भी। मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। आजाद मैंने खुद लगाया 2010 के बाद। पहले मेरा कागजी नाम जो है मेरे पापा ने जो रखे थे वो है चंद्रशेखर। मेरे बड़े भाई का नाम भगत सिंह और मेरे छोटे भाई का नाम कमल किशोर। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और 2013 में उनकी डेथ हो गई। 2008-9 में मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं भी बाहर जाऊं। ये एक बड़ा चस्का है बाहर जाने का, कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो मगर वो चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं और बाहर से पढ़ के आके यहाँ जो है अपने लोगों की सेवा करूं। वो मुझे काम के लिए नहीं, वो चाहते थे कि मैं लॉ की डिग्री यहाँ से करके आऊं। और जब मेरी लॉ वहां स्टार्ट होगी तो उनका मानना था कि LLM मैं वहां से कर लूं, या साइबर क्राइम का कोर्स यहाँ से कर लूं। मेरे ताऊजी के बड़े बेटे से, छोटे बेटे से, वो उठे रहने शिकागो में, वो इंजीनियर थे। मेरे पिताजी ने किसी को पैसे उधार दिए और जब देने का वक्त आया तो उस आदमी ने, वो आदमी मुकर गया। तो वो नौकरी करते मगर फिर भी कचहरी जाते, मुकदमा चल गया। 20 साल मुकदमा चलता रहा। एक दिन वो मुझे बता रहे थे जब वो बीमार थे, बोले यार मैंने उसको 15,000 रुपए दिए बड़े माड़े टाइम में। 15,000 रुपए तो उस टाइम मोल होना 2,000 से पहले। कह रहे जब मैं 20 साल तक मुकदमा लड़ता रहा, हर हफ्ते महीने में 2-3 तारीख पड़ती मैं जाता, तो एक दिन जैसा बोले साहब मास्टर जी फैसला कर लो। तो मैं कहा साहब करा दो। बोले 5,000 रुपए में कर लो। तो मैं जज साहब से कहा साहब मुझे 20 साल हो गया, 15,000 रुपए में नगद दिए थे और मैं वकील को भी खूब पैसा दे लिया, तो मुझे क्या मिला नहीं? तो मेरे पिताजी का मानना था कि भारत में न्याय नहीं होता है, न्यायपालिका हमारी बड़ी कमजोर है, वहां से न्याय नहीं मिलता गरीबों को। न्याय चाहिए तो फिर आपको ताकत बनानी पड़ेगी। तो वो चाहते थे कि मैं जज बनूं और जज बनकर न्याय करूं। मेरी इच्छा जज बनने में नहीं, मेरी इच्छा महान पुरुषों के काम करने में थी। 2003-4 की बात है, हमारे यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकलती थी महाराज की, क्योंकि गरीबी थी, बेबसी थी।
और परेशानियां थी, बड़े बड़े लोगों से निकलनी थी, साढ़े महाराज जी नहीं निकलनी। तो मेरे पापा को पीड़ थी। तो मैं स्कूल से आया, मेरे पापा का फोन मेरे में आया। पापा बोले भाई चंद्रशेखर, मैं कहा जी दसो। बोले घर में एक लाठी रखी है हमारे, वो तू लेके इतना आ जा। मैं सोचा पता नहीं क्या बात है। मैं कहा जी मैं आ गया, कह अपने साथियों को भी ले आना। तो जब मैं चला गया मैंने कहा जी बताओ की बात। बोले हम पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं कि हमारी शोभा यात्रा जाएगी, तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कर दे। पुलिस मना कर रही कि हम पे ठेका नहीं, तुसी अपने आप करो। जैसे पाजी भी कह रहे हैं कि हम कितना प्रयास कर लेंगे रजिस्टर्ड हो जाए, वो कहते नहीं कोई पहले भारत में करवाओ, सरकारी काम तो सो जोखे। तो उन्होंने कहा भाई हमारी बहनें माएँ भी हैं यहाँ, हमारे बच्चे भी हैं, अगर आज शोभा यात्रा में रोक लगी तो दोबारा कभी शोभा यात्रा करनी नहीं। तो जिम्मेदारी सी कि चाहे कुछ भी हो जाना, शोभा यात्रा बड़ी जिम्मेदारी से अपने गुरुघर पहुंचनी चाहिए। तो तब उन्होंने मेरे हाथ में वो लाठी पकड़ाई। आज तक वो लाठी मैं गेली ले रखी। उस दिन से आज तक मैंने कभी भी मेरे सामने कहीं भी दुनिया में मामला आया हो जहां सतगुरु रविदास जी महाराज के किसी भी बच्चे में कोई परेशानी हुई थी, मैं बढ़ चढ़ के उस काम में लड़ाई लड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी सिखा के गए। तो जब वो चाहते थे मैं विदेश जाऊं, वो बीमार हो गए, टेस्ट कराया तो उनको कैंसर निकला। अब आप जानते हैं कैंसर का इलाज कितना महंगा है। तो मैंने काफी कोशिश करी मगर हम बढ़िया इलाज नहीं करा पाए। 2013 में मेरे पिताजी 11 जनवरी को पूर्ण हो गए, मुझे बछोड़ा हो गया। केशव जी के यहाँ भी हुआ था, माता से बछोड़ा, जिसका जाना जी उसी को पता लगता। प्रेम तो सब कर दे। उस दिन मैंने तय किया, और इतने इस बीच में जब मैं अपने पापा के नाल रहा तो मेरे पापा जो बातें बताते ना समाज के लिए, मेरे को दिल में घर कर गई। वो मुझे एक बार उन्होंने मुझसे कहा, पता नहीं वो क्या दिन था, उन्होंने मुझसे कहा, बीमार थे वो हॉस्पिटल में, हम दोनों ही थे। बोले चंद्रशेखर आप भी चले जाओगे बाहर, पैसे से मजबूत हो जाओगे, उधर परिवार भी सेटल कर लोगे, लेकिन अपने समाज के लिए भी कुछ करता नहीं यार। सब लोग अपने अपने बारे में सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते, समाज के लिए नहीं सोचता। तो जब उनका अंतिम समय था तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों कह रहे थे इस बात। तो मुझे लगा कि वो मुझे इशारा कर रहे थे कि यार अपने बारे में तो सोच रहा हूं, लेकिन समाज के बारे में भी सोच रहा हूं, अपने महापुरुषों के सपनों के बारे में भी सोच रहा हूं। फिर 2013 के बाद मैंने तय किया जी, आज 24 चल रहा, 11 साल हो गए कि अब मैं पलट के नहीं देखूंगा कुछ। अब मैं अपना पूरा जीवन सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन के नाम, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के नाम, और मान्यवर काशीराम साहब जिनको मैं गुरु मानता हूं, उनके मिशन के नाम लगाना। सतगुरु महाराज में तो मैं क्या बात रखूं, हमारे बहुत सारे साथियों ने रखी है, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को सबसे अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाया, जिसका नाम है बेगमपुरा राज। आज भी हमारे सारे लोग बेगमपुरा राज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम पे कोई सांस्कृतिक मूवमेंट नहीं है। पंजाब में अपनी तरीके से लोग गुरुजी को मानते हैं, उधर स्वरूप नहीं बनता, लेकिन हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में स्वरूप बनता है। तो जब मैंने इस कल्चर को भी थोड़ा सा स्टडी करा, क्योंकि मैं इस कौम में जन्मा हूँ, तो मैं बल्ला वाले जो संत है हमारे तमाम और भी जो संत, सबसे मैंने कहा कि इस कल्चर को आप पंजाब से बढ़ा के आगे लेके चलो, हम आपके साथ हैं, ये कल्चर आगे जाना चाहिए। लेकिन फिर वो पता नहीं क्यों मेरी बात को उन्होंने गौर उस तरह से नहीं। तो महाराज जी तो बेगमपुरा राज की बात 600 साल पहले करके गए। अब जैसे बीजेपी के जो महापुरुष हैं वो बीजेपी वालों को कह गए कि भाई इस तरह का राज लाना है, कांग्रेस वाले जो महापुरुष जिनको मानते हैं वो उनको कह गए गांधी जी और तमाम, तो वो अपने अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे थे। साढ़े महाराज 600 साल पहले कह गए, लेकिन हम ऐसे नालायक कौन है जी कि हमें किसी बात का असर नहीं होना, हम अपने तक ही सीमित रहने। इस 600 साल में हम 6000 लोग ऐसे तैयार नहीं हो पाए 100 साल में कि जो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए घर से निकल जाए। तो महाराज जी तो रास्ता दिखा गए, लेकिन मेरी वो रास्ता समझ में आता। मैं मानता हूं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन विराज का विचार अगर किसने दिया है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अनुवन और छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे परसन। कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई नीच नीच ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी का अपमान ना हो, जहां खाने के लिए रोटी किसी को परेशानी ना हो, जहां तन ढकने के लिए कपड़े किसी को परेशानी ना हो, जहां सर ढकने के लिए छत की किसी को परेशानी ना हो, जहां पीने के लिए साफ पानी किसी को परेशानी ना हो। ऐसा राज होना चाहिए। ऐसा राज होना चाहिए जहां चोरी भय लूट ना हो, जहां बहन बेटियों का सम्मान हो, ऐसा राज होना चाहिए।
और उन्होंने कहा बेगमपुरा यानी कि बिना गम का राज होना चाहिए, जिसके जिस राज्य में कोई गम ना हो। तो वो राज की व्यवस्था, वो राज का विचार मेरी समझ में आता है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने अपने पूरे चुनाव में बेगमपुरा राज की बात की और सारी जातियों के लोग थे। आप कोई मेरी स्पीच सुन लेना नीचे से लेकर ऊपर तक, मैंने हमेशा बेगमपुरा राज की बात की और सभी लोगों ने उस राज के विचार को सबसे अच्छा विचार माना। और बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा के उन्होंने जो है, मैं अपनी कौम का तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तो सारी पार्टियों की जमानतें जब्त करा दी, लेकिन और बिरादरी के लोगों ने भी और भाईचारे के लोगों ने, वाल्मीकि भाईचारा हो, सिख भाईचारा हो, जाट भाईचारा हो, गुजर भाईचारा हो, सैनी भाईचारा हो, पाल प्रजापति भाईचारा हो, मुस्लिम भाई, सब लोगों ने वोटें पाके बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा के कहा कि चंद्रशेखर जो बात कहते हैं वो बात सही। अब महाराज जी की बात के बाद महाराज जी का सपना तो पूरा करना है, फिर बाबा साहब आए। महाराज जी ने भी जेलें काटी, तुझसे सब जानते जी, इतिहास में लिखा है। दिल्ली का जो गुरु घर हमारा टूटा था, आप जानते, वो सिकंदर लोधी ने महाराज जी को दिया था जेल में बंद होने के बाद। अब बाबा साहब ने भी अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों के लिए लगा दी, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। सोचो अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो क्या आज हम यहाँ बैठ पाते? ईमानदारी से दस। तो यानी कि जो काम बाबा साहब ने 19वीं सदी में किया, उसका फल आज भी हमें मिल रहा है। आंदोलन लगातार चलेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी मिल पाएगी, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम वो लोग हैं, आज तो आपने मेरे लिए पानी की बोतल बहुत बढ़िया रखी थी, लेकिन आप 10 ये वही देश है जहाँ पीने के लिए पानी के लिए जो है बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, लाठियां। ये वही देश है, ये वाला तो नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे मैं आया था। अपना मुल्क जो है, आज भी वहां 2 साल पहले मटकी छूने के ऊपर एक 6 साल के बच्चे की पीट के हत्या हुई। आप लोगों ने फोन देखा भी होगा, जो लोग राजस्थान इंदर मेघवाल के। आज भी हमारे हालात ये हैं कि वहां मटकी छूने के साथ साथ मुच्छे रखने में भी हत्या हुई। और एनसीआरबी का डाटा कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में महिलाओं पे, लाखों महिलाओं पे रेप हत्या हुई थी। अगर हिस्ट्री उठा के आप देखो, सर्च करो, तो 90% महिलाएं कमजोर वर्गों की हैं। अमीर को फिर भी कोई जोखो नहीं, लेकिन गरीब की धी को भी जोखो, गरीब की बहू को भी जोखो, गरीब की मां को भी। मैं तो अपना काम उसे भी जिम्मेदार से कर रही थी, क्योंकि मैं समझता बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए अस्सी बाबा साहब के रास्ते में चलना। तो बाबा साहब अपना काम करके चले गए, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने उस काम को आगे बढ़ाया। बाबा साहब महाराष्ट्र, कहाँ पैदा हुए बाबा साहब, तुझे जान दे? दसो कितने पैदा हुए बाबा साहब? गलत बात, मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। हम अपने महापुरुषों को इतना ही जानते, नाम जानते, 2-4 बात जो किसी के मुंह से सुन ली जानते, हम पढ़ते नहीं जी। तो बाबा साहब पैदा हुए मध्य प्रदेश में, मऊ इंदौर में, और उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई उनकी और उनका काम ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र के आधार पर उनको जानते हैं। बाबा साहब अपना काम करके चले गए। उनके बाद उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया बाबू काशीराम जी ने, जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए ना मध्य प्रदेश। वो कहाँ पैदा हुए जी? वो रोपड़, रूपनगर, पंजाब में पैदा हुए। तो साहब तो क्लास 1 के इंजीनियर थे, आपकी तरह नौकरी करते थे, साइंटिस्ट थे। उनको क्या जरूरत थी भाई अपना नौकरी त्याग करके काम करने की? 10 आज नौकरी के लिए आदमी झूठ भी बोलता है, जूते भी उठाता, सारे काम करता तनख्वाह के लिए। उन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी क्यों छोड़ी भाई? क्योंकि उनको समाज का दर्द समझ आ गया था। अभी पाजी बोल रहे थे ना, ये जो माइक छड़ता नहीं ना, वो इसलिए छड़ता क्योंकि दर्द ज्यादा है दिलों। तो जब अपनी बात को कहने का मौका मिलता तो आदमी कोशिश करता है कि अपना दर्द को बाहर निकाल दे। लेकिन बताओ दर्द निकालने से क्या होगा अगर हम उस दर्द की दवा नहीं ढूंढेंगे? सोचो आपको अगर बुखार नहीं है, मैं आपसे कहूं बुखार की दवाई ले लो, तो क्या लोगे? क्या बताओ, लोगे? पहले आपके बुखार पैदा करना पड़ेगा, तभी आप दवाई लो। जब तक आपके अंदर दर्द नहीं पैदा होगा समाज का, आपके पिता कहते रहे, कोई कहते रहे, आप कोई काम नहीं करोगे। जब आपके अंदर दर्द पैदा हो जाएगा, आप बिना कहे काम करोगे। साहब काशीराम को दर्द पैदा हुआ बाबा साहब किताब पढ़ के, और बाबा साहब को लगभग समाज भूल चुका था क्योंकि उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था। तो फिर ये काम साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। एक बार बाबा साहब जो है
वो जहां पढ़ रहे थे विदेश में, वहां दीवार मर जाता है। महापुरुष पैदा होते कभी नहीं मरते। मेरी बात पे गौर करना है, मेरी बहनें भी गौर करना, माए भी। तो बाबा साहब ने वो नीचे वाली लाइन कट कर दी तो हल्ला मच गया कि भाई जो लाइन 200-300 साल से लिखी हुई है, एक स्टूडेंट है जिसने कट कर दी। तो बाबा साहब को बुलाया गया, भाई आपने कट क्यों की? कहना जी मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो बोले आपका क्या विचार है, दस। तो बाबा साहब ने कहा कि मनुष्य पैदा होता है, मर जाता है, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय, इससे मैं सहमत। लेकिन जो मैंने लाइन काटी उस पर लिखा है कि महापुरुष पैदा होता है, महापुरुष कभी नहीं। तो उन्होंने कहा महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा एक बच्चा होता है। आज तक किसी महापुरुष ने जन्म ली, उसकी पूरी जिंदगी जब तक वो जीता है तब तक उसको महापुरुष नहीं माना जाता। लेकिन अगर उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती तो समाज ही बैठ के चिंतन करता है कि इसने समाज का भला किया है, समाज का नुकसान किया, उसके आधार पर हम उसको महापुरुष मानते हैं। जीते जी तो कोई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं जिसकी निंदा ना हुई, जिसकी आलोचना ना। बाबा साहब की भी आलोचना हुई जीते, सतगुरु रविदास जी की भी हुई, सतगुरु कबीर जी की भी हुई, मान्यवर काशीराम साहब की हुई, तमाम लोगों की, बहन जी की भी हुई, सब लोगों की होती। निंदा सबकी होती है। जो कोई काम करता है, कोई अलग काम करने को निंदा होती है। निंदा से नहीं डरना चाहिए, निंदक को तो नियर रखना चाहिए कि भाई जिससे कोई गलती ना हो। तो बाबा साहब ने कहा कि पैदा एक बच्चा होता है, पूरी जिंदगी के संघर्ष के बाद, उसके जाने के बाद हम लोग फैसला करते हैं कि वो महापुरुष था या चोर था, डकैत था या लूटमार था। ये हम लोग तब तय करते हैं जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। तो बाबा साहब तो जब चले गए तो समाज ने प्रचार करना बंद कर दिया। तो बाबा साहब को लोग भूल गए थे। माननीय काशीराम साहब ने गली गली घूम के बाबा साहब को जनवाने का काम किया। फिर समाज की समझ में आया कि हमारा असली महापुरुष कौन। अब मैं समझता हूँ साहब तो चले गए, अब लोग साहब को भी भूल गए हैं लगभग। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपकी जो पीढ़ियां है ना, नौजवान बैठे हैं, उनको साहब के बारे में 20 अक्षर नहीं मालूम होंगे। आप मुझसे शर्त लगा लो, तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। कहो तो इधर से प्रैक्टिकल करा दो, कहो तो इधर से करा दो। बताओ, जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, अगर वो साहब के विषय में 2 सवाल के जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप मिशन का काम आपके घरों में चल रहा है। क्योंकि जो लोग मिशन का काम चला रहे हैं सबसे पहले अपने घर को तैयार करते हैं। अगर आपका घर तैयार नहीं तो आप बाहर को तैयार नहीं कर सकते। पहले अपने बच्चों को तैयार किया जाता है। तो साहब ने अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए जी? अपने लिए। साहब ने तो ब्याह नहीं करा, साहब ने तो संपत्ति रखी, साहब ने तो कोई नौकरी नहीं की थी, साहब ने तो बड़े बड़े पद ठुकरा दिए, सब कुछ ठुकरा दिया साहब ने। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम अपने पैरों पर खड़ा जाए। वो समाज से कहते हैं मुझे समाज को मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बना। मगर क्या समाज देने वाला समाज बन गया? और अगर देने वाला समाज नहीं बना तो फिर हम चैन से कैसे बैठे जी? इसका मतलब ये बात सत्य हो गई कि जो आदमी मूवमेंट चलाता है उसी की जिम्मेदारी होती है, बाकी उसके बाद वालों को जिम्मेदारी नहीं होती। काशीराम साहब कहा करते थे, मुझे आज भी याद है, कि समाज ये सोचता है कि बाबा साहब तेरा सपना अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, और काशीराम को ही करना है पूरा, बाकी समाज को तो घर में बैठ के देखना है तमाशा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, हमारा पूरा हो रहा है जी, और हमारा पूरा होना चाहिए, काशीराम अपना काम कर रहा है। आज आप मुझे दसो, क्या हमारे लोगों की हालत ठीक होगी जी? बताओ, क्या आज रेप, हत्याएं, चोरी, मार, अपमान बंद हो गया जी? इसका मतलब आज हम अपने लिए जी रहे हैं। मैं तो तुम्हारी बड़ी मानता करता सी कि तुम इतने बड़े कटनू कर लिया इतने, तो यानी कि इधर जो है, इधर आपका गठजोड़ मजबूत है, आपका भाईचारा मजबूत है, आप एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। ये बना के रखो, आप कुछ ना करो। वहां वाली लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता जो लोग इधर रहते हैं वो एकजुट रहो। सत्संगत मिल रही है माँ को जैसे मत, ऐसे इकट्ठे रहो, तभी जाके लड़ाई आगे बढ़ सकती है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा जी, और मैंने ड्यूटी करनी। मैं तो असल में केशव भाजी ने मेरा प्यार से, मैंने माता का पता लग गया सी, तो मैं दुख में शामिल होने के लिए आ गया। इन्होंने मैंने दसिया नहीं कि असी कितने जाना, 10 दिन तो मैंने मना कर देना, क्योंकि 11 तारीख को बहुत बड़ा कट।
और आज मैंने पता लग गया, कल से मेरी तरह परेशान हूं मैं। उधर उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी, दिल्ली में अपनी जो कट है 11 तारीख को, उसकी परमिशन कैंसिल कर दी। तो मैं भी रात को 5 बजे तक बात कर रहा थी, परसों भी 5 बजे तक बात कर रहा था कि भाई कोशिश करो। अभी भी मैं लग गया सीधे बैठे थे भाई की करना समाज आ रहा है, उसकी रक्षा करने से। मैं सच में धन्यवाद दूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल का के मास्टर का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, पार्लियामेंट भी नहीं बनता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनता, और वो इटली जैसी जगह में कभी पैर भी नहीं रख पाता, क्योंकि इतने मुकदमे हैं मेरे ऊपर कि मेरा कभी पासपोर्ट नहीं बन सकता जहां तक मैं जानता। मुझे 5 साल हो गए चक्कर काटते हुए पासपोर्ट के लिए कि आप जी के दर्शन हो जाए, मगर वो पासपोर्ट नहीं बना। और जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, 2 दिन में मेरा पासपोर्ट मेरे कमरे मेरी ड्रॉ में रख गया। राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ये बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए, और ये मान्यवर काशीराम भी कह के गए, और ये सदगुरु रविदास जी महाराज भी कह के गए। मान्यवर काशीराम कहते थे कि हमें गुरु बिल्ली अपने हाथ में लेनी है, और बाबा साहब क्या कहते थे, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो सारी परेशानियों का हल कर दे। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने क्या कहा, पाजी दस रहे थे मेरे से पहले कि नरपत एक से एक सेज सुख सूता सपनों भयो विकारो, अचरत राज बहुत दुख पाए सो गत भई हमारा। कि जैसे सपने में किसी का राजपाट छीन लिया जाता है, ऐसा हमारा राजपाट छीन गया, और बिना राज के अचरत राज के हमारा क्या हाल है, ना तो रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना इज्जत की जिंदगी है। तो बिना राज के हमारी ये हाल हो गए। और उन्होंने ये भी कहा, रविदास मानुष करी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। इस तरह से एक सभा चल रही थी, सदगुरु रविदास जी से किसी ने संगत में से खड़े हुए पूछ ले, जैसे आपको मैं मौका दूंगा कि महाराज दसो, हम यहाँ मेहनत करते, खून पसीना लगाते, सब कुछ करते, फिर भी हमारी जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं है? तो महाराज जी ने कहा कि भाई इसका कारण ये है कि रविदास मानुष करी बस, अगर सब मनुष्य को सुख शांति का जीवन जीना है तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज में अपना राज ला, वरना तो फिर मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट कब्रिस्तान, क्योंकि फिर पता है इन लगने का क्या होगा। तो जीते जी महाराज कह रहे हैं कि राज लाओ, राज लाओ, राज लाओ, बाबा साहब कह रहे हैं राज लाओ, राज लाओ, राज लाओ, माननीय काशीराम साहब घड़ी घड़ी घूम के कह रहे हैं राज लाओ, राज लाओ। तो भाई क्या तो हम बहरे हो गए हैं, या फिर हमें हमारे महापुरुषों की बात समझ नहीं? मैं भी आज आपको कह रहा थी, अगर आप तैयार हो जाओ तो राजकाज अब ज्यादा दूर नहीं, बहुत दूर नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं कहता कि 50 साल में आना, आप मुझे मांगे हुए 10 साल दे दो, अगर राजकाज नहीं आया, जो आप कहोगे मैं वो हार देंगे। मुझे मांगे हुए 10 साल आप दे दो, इन्हीं 10 साल में राजकाज में आपको लाकर दिखाना आप लोगों के सहयोग से। मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं करें। क्या तो ये बता दो कि अगर बाबा साहब का सपना पूरा हो गया तो फिर चैन से बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊंगा, और नहीं पूरा हो तो बताओ सपना पूरा होगा कैसे? मैंने तो किसी को नहीं रोका भाई सपना पूरा ना कर, तुझे जान दे मैं किसी के रास्ते नहीं अड़ता, मगर मैं मानता कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली हो, कोई सी पार्टी हो, अगर वो हमारा भला चाहते तो आज हमारे ये हालात हैं। भाई मैं किसी की बुराई नहीं करना, मगर आप दसो मैनू जो मैंने काम किया बाजी, वो तो मुझसे पहले माननीय काशीराम साहब ने किया। मैंने क्या गलत किया है बताओ? भाई बाबा साहब ने अपनी आखिरी पार्टी बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मैं गलत तो नहीं, 10 देना मैंने एकदम हाथ खड़ा कर देना, तुझे झूठ बोल रहे अगर मैं झूठ बोला। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में माननीय काशीराम साहब उनसे कहते रहे, जो लोग चला रहे थे, कि भाई मेरी बात सुनो, इक्का नहीं चलनी, किसी और तरीके चलानी थी, मूवमेंट ऐसे नहीं आगे बढ़ रही। लेकिन आरपीआई वालों ने क्या कहा साहब ने कि भाई ये काशीराम जो है कल का आदमी हमें सीख दे रहा है, इसको क्या पता मिशन क्या चलता, हम बाबा साहब के साथ काम करके आए। तो उन्होंने काशीराम साहब को ठहरने नहीं दिया वहां। अंत काशीराम साहब वहां से हार गए और दिल्ली चले, और फिर उन्होंने यहाँ आके अपनी पहले वाम से, फिर DS4 और फिर BSP नाम से अपने दल बनाए। क्यों बनाए? वो बाबा साहब के विरोधी थे क्या भाई? दसो, वो तो बाबा साहब के सच्चे सिपाही थे, फिर उन्होंने दल क्यों बनाया? क्योंकि उनका नारा ये था कि जिसका दल नहीं होता उसमें बल नहीं होता, जिसके पास बल नहीं होता उसकी समस्या होगा हल। तो आज भी तो समस्या जुड़ी हुई है।
तो इसलिए हमने भी बहुत प्रयास किए कि मिलके रहे, रल के रहे, लेकिन जब मजबूर हो गए, जब उन्होंने कहा भाई इनकी औकात नहीं है, ये तो ये है, तो कमजोर है, तो कर नहीं सकते, तो फिर हमारी मजबूरी होगी। मैं युवा भी हूँ, मुझसे बहुत लोग सीखते हैं। अगर मैं नौजवान होकर नहीं कर सकता तो कोई और कैसे कर सकता बताओ? मैं पढ़ लिख के नहीं कर सकता तो और भी कैसे? तो इस बार मैंने साबित करके दिखाया कि अगर समाज जिसके साथ खड़ा हो जाए वो ही आगे बढ़ सकता है। समाज ने मेरा साथ दिया तो मैंने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा सदगुरु रविदास जी महाराज का, उनकी असीम अनुकंपा मेरे ऊपर है। इसका परिणाम, इसका उदाहरण ये है कि कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की गई, फिर भी मैं बच गया, जेलर में भी रहा थोड़ा में। दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा, आप जानते, आपका मैं धन्यवाद देना, गुरुगढ़ टूटा आपकी सबसे बड़ी ताकत मेरी हुई थी जो बाहर। मैं आज भी सब चीज जानता हूँ, कौन सी तय गाड़ी करवाई और जो कुछ कर सकते थे, सारे महापुरुषों का इकट्ठे हो जाओ। लेकिन आप जानते क्या हो, जितने लोग आप में से गए हो तो पता करवा लेना, इतना बवाल पा दिया ना अपने लोगों ने, एक दूसरे को झगड़ा करके। मैं गया झगड़ा कर रहे पूरे, मैं सोचा सारी मेहनत लड़ेगी, और जो लोग मेरे टच में थे वो मुझसे कह रहे ले हो गया, नाश हो गया। मैं कहा नाश नहीं हो देने का, चिंता मत करो। फिर मैं सब लोगों को लेकर निकल गया। मैंने कहा आज ही बनेगा मंदिर, आज ही बनेगा गुरुद्वारा हमारा। फिर अंत क्या हुआ कि जेल जाना पड़ा। जेल तो बाजी जे रहे, मर भी रहे बाजी, रोज मर रहे। तो उसने देखा कोई सिर में पेशाब कर देना, कोई घरा में जला देना भाजी, कोई मार के लटका देना, साडी बीबीओ ने लटका देना। तुसी देखा होगा अभी हाथरस वाली घटना, तुसी देखी होगी। इतना जुल्म होना भाजी, अब तो वैसे भी आंख सूख गई। अभी बिहार वाली घटना हुई, तुसी वो भी देखी होगी, जो लोग फोन में टच पे रहने। तो फिर क्या करना, फिर तो समाज में लड़ने की आदत डालनी। तो जेल भी रहे, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जेल जब चला जाता हूँ तो मैं सबसे बाद में आता हूँ, सबको भेज के, कि कोई ये ना कह दे कि भाई चंद्रशेखर पहले आ गया था, चाहे 4 दिन फालतू रहने पड़ जाए। तो फिर हम जेल से बाहर भी आए, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी झुका दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी झुका दिया। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो ताकत दी है उसको कहते हैं भारत में वोट। अगर वो वोट नहीं होती तो हमारी बस्ती में कोई पैर रखने नहीं आता भाई। ये वोट है जो हम सबको हमारे दरों पे झुकाती, और जब तक ये हमारे पास है भारत में, तब तक हम मरने वाले नहीं। लेकिन अगर हम इस वोट का सही प्रयोग करना सीख गए तो मैं आपको लिख के देता हूं कि बेगमपुरा भारत में भी आ सकता है। मैं तो 2 बात कहना भारत में सब लोग, भाई चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हो, सरपंच हो, जो भी सरकारी सुविधा ले रहे, तनख्वाह ले रहे, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी या 4 का, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाना। जहां मजदूर और किसान के बच्चे पढ़ते वहां, जब एक कुर्सी में मुख्यमंत्री का बेटा बैठना, बराबर वाली पे किसान का, तीसरे वाली पे डीएम का, मंत्री का, तो फिर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई अपने आप आ जाती। ऐसे ही सरकारी अस्पताल में ही सबका इलाज होना चाहिए, जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए सब है, जहां गरीब किसान के बच्चे का इलाज होता है, तो सरकारी अस्पताल में भी सुविधा है। वरना तो अमीरों ने इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बना दिए सामने, गरीब उसमें घुस नहीं सकता। और भी तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा था, वो खत्म नहीं होने देना, क्योंकि कल जवाब देना महापुरुषों को कि हमारे ऊपर कर्ज है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए निछावर की, हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ करें। तो मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से उधर काम कर रहा हूँ, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे, कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। मैं एक वचन आपको गुरु घर में खड़े होकर देना कि मैं चंद्रशेखर आजाद आपको इस बात का वचन देता हूं कि मैं मर तो सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। जो बोले सो न मैं। एक और वचन भी देता हूं कि मैं आंदोलन के बीच में किसी भी तरह की सुख सुविधा के चक्कर में आंदोलन से समझौता नहीं कर सकता। ऐसा नोट नहीं बना जो आपके लाडले ने खरीद ले। अभी भी मेरे पास, मैं पाजी ने दसिया भी, जब इस बार सरकार बनी, सरकार मेजोरिटी कम थी, तुझे जान दे, बहुत बड़े ऑफर थे कि आ जाओ मिनिस्टर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मैं कहा जी मिनिस्टर जी बनना तो इधर अपने 100-200 लाख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के बढ़ना, ऐसे नहीं बनना किसी के ध्यान। और दुश्मन के घेर रह के मिनिस्टर नहीं बनना, क्योंकि दुश्मन के घेर रह के हम अपने समाज कोई मदद नहीं कर सकते। तो फिर मैं ना टाल कर दी, मैं कहा जी लड़ाई लड़नी भी हो 5-7 साल और लग जाने, कोई बात नहीं,
लेकिन दुश्मन की गैर समझौता करके कोई लड़ाई नहीं लड़ती, क्योंकि साहब कहते जो सहारा देगा इशारा भी देगा। मंत्री तो मैंने बना दे, मेरे परिवार में भी बड़ा सुख सुविधा दे देंगे, रुपए पैसे भी मिल जाएंगे, पावर मिल जाएंगे, लेकिन समाज का भला नहीं होगा। और अब आंदोलन भी चला रहे हैं हम लोग समाज का भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए। अपना भला तो मुझे बढ़िया तनख्वाह मिलती है, वहां 1.5 लाख रुपए के लगभग तनख्वाह मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि इतनी जगह जाना पड़ता है महीने में, वो कैसे चले जाना तेल में पता ही नहीं लगता। एक गाड़ी में भी तुझसे चलनी ना 5,000 रुपए का तेल लग जाना 100-200 किलोमीटर सफर। यहाँ तो 2-3 गाड़ी निकलनी, क्योंकि गोलियां भी खानी पड़ती ना। तो मैं तो आप जी को यही कहना कि सब लोग इकट्ठे होके अपने गुरुओं संतों के सपने को पूरा करने के लिए भी काम करो। ये जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी है ना, यहाँ किस समय निकल जाते हो रात में आप लोग घर से बाहर? किस समय निकल जाते? डर लगता है निकलते हुए? वहां उधर पूछ के देखना, पता लगेगा। कोई अपने नियाणियों को शाम में नहीं कहता कि निकल जाना वहां। बताओ मैं झूठ कह रही थी? मैं उधर पुलिस भी है, आर्मी भी है, सब कुछ है, सरकारें भी है, सरकारें बड़े वादे भी करती है, महिला सुरक्षा ये वो है कुछ कहीं। तो इसलिए इधर बेगमपुरा हम लोग मानते हैं कि इधर बेगमपुरा है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर के अधिकार है, वो भी काम कर सकती है, इज्जत की जिंदगी जी सकती है। अभी उधर ऐसा हाल नहीं, क्योंकि उधर जो सरकार में बैठे वो बड़े झूठे लोग हैं, निकम्मे लोग। उधर सरकारें चलानी थी, कैसे भी चले थी, वोट मांगते एक दूसरे के खिलाफ, फिर इकट्ठे हो जाने। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों के राज का जो सपना है बेगमपुरा का, उसको पूरा करें, उसके लिए मेहनत करें। अगर मुझसे कोई बुरा शब्द निकल गया हो जी, मैं माफी चाहना, तो अड्डा कौन माफ करने। लेकिन मैं एक बात आप लोग दस देने, तुसी खड़े होना नहीं खड़े होना मेरे नाल, मैं अपने काम को नहीं रोकता। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मैं आजाद पैदा हुआ, आजाद जीऊंगा, आजाद बनूंगा। और अगर मैं अपने लोगों का भला नहीं कर पाया बहुजन समाज का, तो फिर मेरे होने का कोई फायदा नहीं। मैं तो आ गया जी, क्योंकि मैंने नतमस्तक होना थी। अब तो मैंने बहुत समय लगना आने में, क्योंकि मेरी जरूरत उधर ज्यादा, इधर कम। तो उससे बड़े समझदार लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी न अदा करो। तो उधर जो अपना समाज रहता तो तुम्हारी तरफ देख लिया पल के बिछा के। तो उधर गए हुए सक्षम लोग क्या कर रहे हैं? आंदोलन कौन चलाता भाई पता है? जिसका पेट भरा होता है, जिसका पेट खाली होता है, वो आंदोलन नहीं चलाता। नहीं, जो सुबह उठ के मेहनत करने जाता, मजदूरी करने जाता, उसको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। जो 2 घंटे 4 घंटे बैठ कर देख समझ सकता है, उसको ही पता है। और मैं तो आप लोग भी जानता जी, आप लोग कितनी मेहनत करके इधर अपने पैरों में खड़े हुए। कुछ लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करके, 22-22 घंटे काम कर, भूखे प्यासे रह के किस तरह से आंदोलन अपने आप को पैर पर खड़ा किया। मैं जानता जी कि अपना देश थोड़ा ही बने। तो मैं तो आपके लिए ये जो हमारी बरेसिया श्री गुरु रविदास टेम्पल कमेटी है, बस पूरी कमेटी का मेरा मन खुश हो गया आपकी कट देख के। आप जानते जी, लीडर का वैसे ही मन मजबूत हो जाना जब वो कट सुनने वाले लोग जाते। लेकिन आज मैं बस कुछ नहीं कहना, कोई सवाल आप दो, मैं आपको पूरी छूट देता। मैं वो नेता नहीं जी जो भाग जाऊं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार सी। बस मेरी एक विनती है आप जी, तुझसे सोचना कि हमारे महान पुरुषों ने अपने बच्चे तक बलिदान कर दी, हम क्या कर रहे हैं? एक बार अपने घर में बैठ के सोचना।
महाराज की, संगत की, और फिर प्रबंधक कमेटी केशव पाजी, राणा पाजी, तमाम बड़े प्रावनुमाई मैमी पाजी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਬੇਲੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਕ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। बाकी लोग बैठ जाना, जिन्ने भी मेरे वीर या सारे बैठ जाओ प्लीज। मैं सारे भैनों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹਜੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਬਲੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਚੰਦਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जय गुरुदेव सारे, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। मेरा क्वेश्चन नहीं है, थैंक्स भी है, गोदी मीडिया आवाज कम आ रही है। गोदी मीडिया मेरा क्वेश्चन भी पर थैंक्स भी पहला बहुत बहुत ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ गोदी मीडिया ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, तो थैंक यू। सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हैं। मैं आज ही दिखा रहा था, मैं यहाँ बैठा हूँ और हम लोग वहाँ भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। एक्स जो है, ट्विटर जिसको पहले कहते थे, उस पे हम इंडिया में टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं और अभी भी शायद होंगे। आई थिंक अगर आप देखना चाहो, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि उधर अपनी यूनिट है, अब हम 5वें नंबर में इंडिया में। अगर आप ट्विटर चेक करोगे ना, 11 सितंबर चलो दिल्ली, तो हमने कोशिश की है कि गोदी मीडिया का मुकाबला हम लोग अपने लोगों को माउथ मीडिया से, सोशल मीडिया से करें। दूसरी बात यह है कि जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है, उन्हीं की मीडिया होती है। तो हम राज लाने की कोशिश कर रहे थे, राज आ जाना। मीडिया भी सदगुरु रविदास जी महाराज के जयकारे लगाने टीवी में बैठ के तुम देख लें। 5-7-10 साल बाद वो माहौल बनना था कि अपने आप सब ठीक हो जाने, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को तैयार करके उसकी मीडिया का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो मीडिया सारा पैसों पे बाजी, वो कोई मीडिया नहीं है, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर है। जैसा गुड़ गेरते हैं सरकार के लोग या किसी पार्टी को, वैसा मीठा उनके लिए बोलते हैं। मैं तो उन्हें मीडिया नहीं कहता, उनको कोई और शब्द कहता हूँ, बहने बैठी में कहनी। कोई और किसी का सवाल हो? मैंने नहीं लगता किसी का कोई सवाल। कुर्सी रहा पाजी उत्थे भी हाथ उठाया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम जय भारत। सो रविदासिया कौम दी वापनंद वास अनमोल हीरे श्रीमान चंद्रशेखर आजाद जी का इटली में पहुंचने पर मैं अपनी तरफ और रविदासिया धर्म की सभी संगत का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं बेगमपुरी का, जो सतगुरुदास महाराज जी ने, अम्बेडकर जी ने और भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबू कांशीराम जी ने जो मैसेज दिया है, कोशिश करते हैं हम बाहर वाले भी
वे इसके ऊपर हम चले। लेकिन हमें बाबू कांशीराम जी के जाने के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा था जो हमारे समाज की बागडोर संभाल सके। धर्मी तो हम है ही हैं, रविदासिया धर्म भी बन चुका है, लेकिन जैसे अमरीक जी ने कहा, बोला था प्रधान जी ने, इंडिया में रजिस्टर नहीं होगा तब तक कहा नहीं होगा। तो इसकी भी कोई ना कोई प्रक्रिया होती है, वो हम बात करेंगे बाद में। चलो बात ये करते हैं कि जो हमारे पास अभी बुलंद आवाज पहुंची हुई है चंद्रशेखर आजाद जी, उनसे मेरा सवाल है कि अगर आप पंजाब में, इंडिया में, भारत में जो लोग हैं हमारे, जो नौजवान हैं जो हमारे, वो कैसे भीम आर्मी को ज्वाइन करें, जहां आजाद समाज पार्टी को कैसे ज्वाइन करें, वो मैसेज जरूर आप मीडिया के द्वारा संगत को बताएं ताकि लोग सभी आपको मिल सके। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। ज्वाइन करना अलग बात है, मिलना अलग बात है। भाजी मेरे पास भी 12 घंटे होने दिन के, ऐसा नहीं कि मेरे पास 24 घंटे होने। तो मैं भी 12 घंटे नू देखो ना, अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब मैं जब इधर से जाऊंगा ना तो इधर के बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर चला गया, वो भी कोशिश करेंगे कि बात हो जाए। तो आदमी तो मैं एक ही में कोशिश करना कि मीडिया वाली बात करें, गोदी मीडिया वो तो दिखानी नहीं, मगर मैं कोशिश करना कि सोशल मीडिया के जरिए जो उधर की टीम है उनके कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया में डाल देना, या ऐसे कुछ प्रबंध कर देना कि ऑफिस या कुछ, क्योंकि सब चीजों में पैसे लगते हैं। मैं फिर भी कोशिश करना कि बहुत जल्द हम लोग, मैं खुद ही पंजाब में भी जाना चाहिए, चुनाव खत्म हो जाना हरियाणा जम्मू का, मैं उत्थे भी जाना। पहले मुझे इतने आना थी ना, राष्ट्रीय अभियान आपको शहीदी स्थान नमन करने से। अब मैं डेरे जाऊंगा, मैं डेरे भी नहीं गया, इसी वजह से नहीं गया क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि पहले मैं इधर आना। तो महाराज जी ने 11 महीने में मेरा संकल्प सुन लिया। देखो मैं आपको कहना, तुसी मेरी बात को जीवन भर याद रखना। अगर आप अपने महाराज के विचारों में चलेंगे, आपको दुनिया की कोई मुसीबत नहीं आपके सामने आ सकती। मेरी बात को जो बोले सो निरभय। सदगुरु रविदास महाराज, यानी आप इधर उधर कहीं घूम लो फिर रोते आओगे जिस आप पढ़ नहीं रही बात, पढ़नी मत। धैर्य रखो जीवन में। मुझे पूरे 11 साल तो घर छोड़ के, और मैंने आपको जैसे 2003-4 में लट पकड़ा था मैंने समाजदार, कितना समय लग गया, लेकिन मैंने कभी MP MLA बनना नहीं चाहता जी। मेरा ये था कि मैं अपने लोगों पे जुल्म नहीं देख सकता, और तुझसे जान दे जब जुल्म की बात आ गई तो फिर मैं जान भी दांव पे लगा देना। एक बार पैदा होना जी, एक बार याद मरना है। अगर मेरे जाने के बाद आप लोगों ने मैंने याद रखा तो फिर की फायदा। तो मैं ऐसे कर्म करके जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद सदियों सदियों तक लोग मुझे याद रखेंगे कि हमारे यहाँ कोई चंद्रशेखर पैदा हो। और है ये जितने भी जौहर के NRA लोग हैं, वो आपकी मदद कैसे, क्या चाहते हैं इनसे, आप प्लीज ये जरूर बताना। देखो मैं तो पहले तो ये चाहना ना कि लोकतंत्र में लोगों की जरूरत है। तो जो उधर आपके परिवार, पंजाब में हम लोग बहुत कमजोर हो गए, जीरो हो गए। मैंने पंजाब को देखा भाजी ना, जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा, धर्म के नाम पे हम वहां इकट्ठे होते हैं, बंद हो गया। 13 तारीख का बंद बुला दिया, बंद हो गया। मैं खुद रहा था, मैंने भी जालंधर में जाके 12-15 बस्तियों में जाके मीटिंग की थी, मेरे आज भी याद। सबको गुरु घर में जा कहा कि भाई कल को बंद है। आप ये समझो ना, अगर पंजाब में हम ताकतवर है ना तो पूरे देश में हमारी ताकत का मैसेज है। पंजाब में हम लोग राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। इस बार चुनाव हुआ, हमारी पुरानी पार्टी का अकालियों से गठबंधन था। मैं इसलिए उधर नहीं गया कि भाई ठीक है अगर वो लोग मिलकर कोई ताकत बना लें तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि पंजाब में भी हम लोग अपनी जड़ें मजबूत करें, क्योंकि पंजाब हमारी गुरुओं की धरती है, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, और वहां से जो बल है उसको हम लोग माइनस करके नहीं चल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ रहते हैं, आपके घर परिवार के लोग गाँव से रहते हैं, उन लोगों को कहो कि वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े। पहली बात। दूसरी बात, ये बाबू काशीराम साहब कहते थे कि जो सहारा देगा वही सहारा भी देगा। दुश्मन का सहारा लेके अपने लोगों का काम नहीं कर सकते, और आंदोलन चलाने के लिए तन मन धन सब चीजों की जरूरत है। तो जो भी आपको जब भी मन लगे कि भाई आज आप जो है कुछ मदद करने की स्थिति में है तो जरिया बना सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कुछ भी 1 रुपए की भी वो होगी तो सरकार एकदम पकड़ लेगी, और क्या आरोप लगा देने उनकी, मीडिया क्या दिखा देनी ये भी नहीं पता। तो कोई तरीका ऐसा बना के कि पंजाब के लोगों के जरिए अगर कभी आंदोलन या उस तरह की कोई मुझे जरूरत हो तो आप लोग उसमें भी ठीक है थोड़ा थोड़ा योगदान अपना करें, क्योंकि आप समझते ना आंदोलन वहां दुश्मन तो नहीं चलाएगा महापुरुषों, वो तो हमें चलाना पड़ेगा।
तो जानना जो दिल्ली का आंदोलन किया, तुझे मदद करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी, दसो जी, करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी, तभी तो हुआ नहीं हुआ। वहां वाले तो आराम से बड़े सो रहे थे। तो अगर आंदोलन चलाना है, महापुर का सपना पूरा करना है, तो तुझे योगदान भी करना पड़ेगा। दसो जी, और कोई पाजी नहीं खड़ा हुआ, इससे पहले तुझे दस दो पाजी, तो भी सवाल इतने बाद आना जी, पहले पाजी ने हाथ उठा लिया, बोल देने हम माइक की जरूरत पड़ती ले लो। मैं तो ये चाह रहा था कि इधर से संगत से कोई सवाल, जब तक फिर बराबरी कैसी, जब तक महिलाएं नहीं बोले, फिर बताओ। जैसे भी मैं सवाल करना हो अपना हाथ खड़ा कर सकती है, ते चंद्र भाई जी जवाब देने तैयार है। बताओ जी। जय भीम, जय भीम, जय गुरुदेव साथियों, धन्यवाद। सारे पंजाब विच तक मेरी मां भैन मेरे साथी भी लोग जो ने चल के आए, सारे का तहे दिलों धन्यवाद है। गुरु का कमेटी नहर बेशर बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने साडे समाज के जुझारू योद्धा चंद्रशेखर जी को साडे रूबरू कराया, और केशव ढिंडा जी का मैं बहुत धन्यवादी हाँ, जो हमेशा साडे समाज के ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਆ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਮਬੈਸੀ, ਪਰ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਮਬੈਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਓ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ पूरी तरह सही काम करे, क्योंकि जिस तरह मान लो बहुत सारे साथी जी जिन्होंने अटल पासपोर्ट मिलता है, जो कैंसिलेशन अपनी अपॉइंटमेंट वास्ते रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 3 4 5 महीने अपॉइंटमेंट चक्कर में बैठे हैं, जबकि वो सिर्फ एम्बेसी के हाथ में है, वो अपनी अपॉइंटमेंट जी साइट है उत्ते छड्ड ते आम बंदा भी अपॉइंटमेंट चुक सकता है, पर वो नहीं चुक सकते। क्योंकि अगर ज़्यादा डेडी शो होंगे कि बहुत सारी जनता ने, बहुत सारे सारे समाज या बहुत सारे इंडियन ने अपनी सिटीजन कैंसिल करा ली या सिटीजन छड्ड के दूसरी सिटीजन ले रहे हैं, तो वो डेडी इंडिया की गवर्नमेंट भी रेड करनी पाएगी कि बड़ा उन्होंने नुकसान देगा, हो सकता है इस करके वो घट अपॉइंटमेंट छड्डते हैं। तो मैं चाहता हाँ कि तुसीं अपने जो नैक्सट सैशन आवे तो उसमें आवाज़ जरूर उठाओ, ये मुद्दा जरूर उठाओ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। जय भीम, जय भारत। मैं तो कोशिश ये करूंगा बाजी कि हम लोग भारत को इतना बेहतरीन बनाएं कि फिर किसी का बाहर आने का मन ही ना। लेकिन क्योंकि राष्ट्र की गरिमा का भी ध्यान रखना है, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जब वहां सवाल खड़ा होता है तो पूरी दुनिया सुनती है उसमें, तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्र का भी कहीं जो है गलत संदेश राष्ट्र के नहीं चलता। मैं इसलिए एम्बेसी से बात करूंगा, बेसिकली उनके कुछ कारण है, सार्वजनिक रूप से नहीं मैं दस सकता, मेरी जिम्मेदारी से अपने देश के प्रति भी जिम्मेदारी, तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी एम्बेसी से बात करूंगा कि वो इतना लेट क्यों करते हैं। क्योंकि मैं इस बार गया था तो मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ 3 महीने के अपॉइंटमेंट है, तो मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी। मैं गया जी, मैं वो वीजा भी चाहिएगा पाजी ने, मैंने कहा वीजा चाहिएगा, फिर वो एक अधिकारी ने मैंने दसा तुझे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुझे कोई वीजा की जरूरत नहीं, 90 दिन तक ऐसे घूम के आ सकते जब तो आटा बना। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उधर बनाऊं, जो अपने लोग इधर आते हैं, इधर वालों को भी दिक्कत ना, और मैं आपकी जो समस्याएं अगर वो मेरे पास आ जाएंगी, जो वैसे में आते हैं, मैं विश्वास दिला कहता कि मैं उस पर प्राइम मिनिस्टर या जिस भी रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होगा उससे बात करूंगा, इस बात का मैं आपको वचन दूंगा। सर हर एक लेडीज ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ अपने बाबा साहब जी ने बराबरता का हक दिता जो भी कोई लेडीज काम करती है जो अगे जाती है ਉਹਦੇ ਤੇ किंतु परंतु हज भी ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ भी हो रहा वो की काम वध रहा पर वो घटूगा कभी। इधर भी हो रही है, इधर भी हो रहा, इधर ज्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से। मैं एक बार चाहूँ और दोबारा मैंने दोबारा दस जोर से दसना। हाँ जी मैं तुसी था इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आओ सर मैं क्वेश्चन ये पूछना सी। हाँ जी मैं क्वेश्चन ये पूछना सी कि हर एक लेडीज ਨੂੰ हर बार साडे डॉक्टर अंबेडकर जी ने
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ 2 बार मैं इसका सुनवा दिया आपने। अगर इसके बाद भी कोई किंतु परंतु है तो मैं इससे दोबारा माइक पे देना कि एक बार और आप दे आगे से अपना सवाल रखें। जो इधर लोग रहते थे वो उन्हीं से मैं सवाल करवाया सी भाजी, मेरे नाम नहीं किया सवाल। ये सवाल आप लोगों के लिए, हमारी छोटी बहन का, बच्ची का, वो आप लोगों के लिए। अगर वहां से यहाँ के भी बदलाव नहीं हुआ तो ये बड़ा सोचने का विषय। उस सड़ी गली व्यवस्था में जिसमें हम रहते थे, यहाँ के तो उससे बाहर निकलो। मैं नहीं रहना इतना। ये जो सवाल है फिर मैं आपसे कह रहा, आपसे इसलिए मैंने इसको इधर बुलाया कि शायद आपको उधर दिख ना रही हो, उसकी आवाज कम हो, इसलिए मैं सामने खड़ी की थी कि सवाल आपके लिए है। सवाल मेरे लिए होता तो मैं अभी गर्दन झुका के अपनी गलती स्वीकार करता और उसमें दोबारा नहीं करने की सोच लेता। लेकिन अगर तो आपके लिए है तो आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो सच है, इंडिया में भी सच है कि हम बेटे को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बेटी को कम देते हैं। देते नहीं देते बताओ? ये तो घर से चलता है। इस गैर बराबरी का अंत करो, तब जाके बेटियां जो है बेटे के बराबर हो जाएंगी। और मैं लिख के कहता हूँ गुरु घर में खड़े होके, बेटियां अपने माँ बाप को ज्यादा प्यार करती बेटों की अपेक्षा। बेटा एक बार हाथ छोड़ सकता माँ का, पिता का भी, लेकिन बेटी नहीं छोड़ सकती। तो मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे। मैं मानता हूँ कि आज के बाद अगर ऐसा कुछ होगा तो इनमें परिवर्तन। ये महापुरुषों के सच्चे बच्चे से ना हो जाने की गलती है। क्या पता आज इसी बहाने आपके कहने से जो है बदलाव हो जाए, चढ़ती कर। और लोग ਸਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। मैं जब अपनी बात रख रहा था मैंने कहा था कि वहां की जो न्यायिक व्यवस्था है वो अच्छी नहीं। वहां हर स्टेप पे न्याय को प्रभावित करने का काम किया जाता है। वहां की पॉलिटिक्स पुलिस के ऊपर, यहाँ तक कि जुडिशरी के ऊपर भी हावी। और वहां मैंने जुडिशरी में रिजर्वेशन की मांग की, रिप्रेजेंटेशन की, पार्लियामेंट में मैं उठाया सी SC OBC के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। मैं एक बात वचन देके कहना छोटी बहन हूं, जब हमें मौका मिलेगा तो किसी बहन की तरफ को आंख उठा के नहीं देखेगा। इस बात का मैं गुरु घर में खड़ो के वचन देता हूं। और अगर उठा दिया तो वो जेल में सड़ेगा, उसको सजा भी होगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। वो अपना हो या कोई बगाना, किसी भी जाति धर्म का हो, उसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन आज जो सरकारें बैठी उन पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन हम कोशिश करते हैं हर मामले को उठाने की कि न्याय मिलता है। सतगुरु जी मेहर करें। ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे सिस्टम ਨੂੰ थोड़ा नकारिए, कोशिश करिए
कि साढ़े जे बच्चे किसी भी चीज़ के लिए सानू कहते हैं असं उन्हें एक्सैप्ट करिए। सो मेरा अपना एक क्वेश्चन सीगा। अच्छा गल सीगी ये कि जो साडा संगठन छोटा होता है उदों तो सानू खुद संघर्ष करना पैंदा है। जिदा जिदा संगठन बड़ा हो जाता है उहदे विच मौका प्रस्त लोग बहुत आ जाते हैं। तुसी तुहाडा कोई फ्यूचर जिहड़ा है प्लानिंग इहदे बारे जरूर ख्याल करियो। ते मैं यही सुनना चाहुंदा कि इत्थे कितना तुसी रोक लाओ, क्योंकि संगठन नूं कमजोर करने दा जिहड़ा हुंदा है वो लोकी पाजी मैं इस बात नूं बड़ी अच्छी तरह समझदा, लेकिन ये लीडर के हाथ में होना, मेरी बात को आप याद रखें। संगठन नूं भ्रष्टाचार भी लीडर की देखरेख में होना और संगठन में चापलूसी भी लीडर की देखरेख में होना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि नायक पूजा किसी भी मिशन के लिए विनाश का रास्ता। जो आदमी चापलूस लोगों को पसंद करता है, जो अपनी पढ़ाई को पसंद करता है, उसे चापलूस लोगों की जरूरत होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी क्योंकि शुरुआती दौर है, गधे घोड़े भेड़ बकरी सब लोग आएंगे, लेकिन टिकेगा वही जो ईमानदार होगा, जो सच में समाज के लिए काम करे। जैसे अपना कि हीरा इत्थे भी ना, ये सन्नी भी अपना जो है ना छोटा प्रास, ये भी अपना हीरा, तो ये भी समाज के लिए काम करता, जो भी आना उसके साथ रहना, उसकी मदद कराना। तो हमें ऐसे हीरो का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं मेरा छोटा ब्रास है, मैं इसके लिए भी, और सतगुरु जी ने इसमें खूब आशीर्वाद भी बख्शा, मैं इसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, और इधर साथियों लिए भी, एलेक्स भी, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी मेरे पे बने रहे। और कौम तो भी मैं कहना है, इनका हाथ पकड़ के रखना थोड़े बच्चे से। ये 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में है, आप इन पे भी आशीर्वाद रखना। हाँ मैनू, अच्छा जैसे तो कल भी बात होगी, आज मेरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जय गुरुदेव, जय भीम, आपको भी ये सभी संगत को भी। एक तो जो बेटी ने ये बच्चे जो है ना हमारा भविष्य भी है भविष्य, और दूसरा ये हमारे लिए सब कुछ है। हाँ सब कुछ सच। जब जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, यहाँ पे 12-12 घंटे काम किया, संडे को भी छुट्टी नहीं किया, और बच्चों को एक प्लेटफार्म बना के दिया, ऐसी सुविधा दी जो इंडिया में पॉसिबल नहीं थी। मैं सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, मैं बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। वो पढ़े लिखे कम हैं, ज़्यादा हैं, अच्छी जॉब पे हैं, हल्की जॉब पे, इसका कोई मायना नहीं रखता। माँ बाप हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। सेकंड, बच्चों का पहला फर्ज है अच्छी एजुकेशन लेना, जो माँ बाप दे रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन बच्चा जितनी भी लेनी चाहिए वो ले सकता है। तीसरा, उस बच्चे का अपना फर्ज बन जाता है कि मैं भी अपना फ्यूचर अच्छा करूं, अपने आने वाले बच्चों की फ्यूचर के लिए सोचूं और अपने माँ बाप का नाम अच्छा करूं। कभी कभी जहाँ पे जो महसूस करते हैं, माँ बाप ने बच्चों को फैसिलिटीज पूरी दे दी हैं, लेकिन अगर बच्चे उन फैसिलिटीज का नाजायज फायदा लेने लगे तो माँ बाप को रोक टोक करनी पड़ती है। इसलिए नहीं कि माँ बाप बच्चों के बारे में बुरा सोचते हैं, इसलिए कि बच्चे कहीं रास्ता भटक न जाएं, बच्चे कहीं इसका नाजायज फायदा न ले लें। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ बच्चों को प्यार नहीं करते, जब बच्चों को ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक सांस थी मेरी। नहीं देखो ऐसा, अगर कोई सवाल आया है, अगर धुआं उठा है तो कुछ तो होगा। मैं सबको गलत नहीं कह सकता। बिल्कुल, मैंने भी यही बोला। सभी मैं इस पे अपनी बात रखता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई माँ बाप दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों का बुरा चाहे, और माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, उनसे लड़ते नहीं, इसलिए उनको डांटते और सब चीजें करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बुरा चाहते, लेकिन जब बच्चे अनमैच्योर होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनको वो किसी गलत रास्ते में चलने के लिए वो। लेकिन फिर मैं ये भी कहना कि एक समय के बाद हमें उनको अपनी जिंदगी जीने का भी अवसर देना चाहिए।
ये तो बहुत हाँ, रिस्पेक्ट की बात है तो ये हमारे संस्कारों में आता है कि रिस्पेक्ट कैसी है। आपने अगर अपने माँ बाप की इज्जत करी होगी तो आपके बच्चे आपकी भी करेंगे। बिल्कुल। जब जैसे आप अपने, ये तो घर से सीखता है ना आदमी। भाई आप अगर उनकी दादी की दादा की सेवा कर रहे जी, तो ऐसा ही फिर वो आपके भी करता जी। अगर आप उनको गाड़ी बकरे से, तो फिर बच्चे आपके कैसे वो कर देंगे। ये तो हाथ को हाथ। सर मैं पाजी ना, सर मेरे एक पिछले 3 दिन पहले की बात है, एक बूढ़ी बुजुर्ग की मैंने बात सुनी, उसके 4 बच्चे थे पाजी और 4 बच्चे उसके नशा एक और मैं नहीं चाहता यहाँ पे बच्चे भी मालूम उनको चाहिए। मैं उनसे कहूंगा, मैं अपने परिवार के लोग नहीं पाजी, असल में ना समय जा रहा है। आप लोग तो यहीं रहोगे, कभी भी किसी भी बैठ के आपस में बात कर लो, समझा सकते हो। जो मेरी आपसे बेनती थी वो अलग है, हाँ वो सवाल की बात होगी, वो रख देंगे। जो मेरी बेनती आपसे वो ये है कि आपका आने वाले समय में आपका मई में कोई टूर अगर बन जाए, जो मेरी आपसे निवेदन है, मैं चाहता हूँ आप मई में अगर टूर बन, सर इम्पोर्टेंस आप मई में अगर टूर बन जाए आपका, मैं चाहूंगा कि आपका मई में 25 मई को जो शहीदी बयाना में वो आ रहा है, उससे पहले अगर एक भी बन जाता है, अगर 2 संडे का आपका टाइम मिल जाए, तो इटली में हम चाहेंगे नेशनलाइज लेवल पे आपका एक प्रोग्राम यहाँ पे करें, नेशनलाइज। और सेकेंडली जो 25 मई का है बयाना में, हम चाहेंगे पूरा जो आपको वहाँ पे इकट्ठा हो और कुछ समाज के लिए अच्छा हो। मैं कोशिश करूंगा, मैं मई में भी कोशिश करूंगा, 25 मई के कार्यक्रम करूंगा कि वो आयोजन ऐसा हो कि दुनिया उसको याद रखे। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए रजनी दीदी कुछ कहना चाहती हूँ तो सुन लेने, फिर चलने का वक्त हो। असल में लेट हो जाना, मैं फिर खराब हो जाना। मैं एक ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜੈਂਟਸ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੜਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਭੈਣ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। मैं एक बात कह, एक मिनट मुझे सुन लो सब लोग। देखो, आप समझो, 5 उंगलियां बराबर नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ। जब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो गलत सही का फैसला ईमानदारी से हो पाएगा। जब कम लोग होंगे तो फैसले सही नहीं होंगे। आपने ये बात सही कही कि भाई आज अपनी बात को खुल के, लेकिन आप सोचो गुरु घर का निर्माण का कारण क्या? अच्छा दस भाई यार गौर करो एक मिनट, खुशी बाजी तुसी भी, गुरु घर का निर्माण करने का कारण क्या बनाने का बताओ। गुरु घर सिर्फ मत्था टेकने की अरदास करने के स्थान
सिर्फ अरदास करने का स्थान नहीं, इतने हम लोग बैठ के अपने दुख सुख पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी जो परेशानियां उस पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी जो समस्या है उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर हम ये यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि कोई किसी घर जाने में थोड़ा सारा महसूस कर, सब लोग बराबर है, सब लोग बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा आपसे कहूंगा, आज संडे में चाहे 2 घंटे निकाले, लेकिन बैठे, आपके भाइयों के साथ क्या समस्या है, आपका अनुभव है, जो पुराने लोग हैं उनको 10 दो कि भाई ये समस्या इस तरह ठीक हो सकती है, तो बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। ठीक है, महाराज मेयर करें। अब जय भीम गुरु घरों से स्टार्ट हो रहा है। जय भारत। धन्यवाद। ओके भाई जी, थैंक यू। हेलो मैडम, एक मिनट भैन जी, एक मिनट सुनो। ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ जी ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ 14 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਭੀਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਭੀ को इस गल का दुख है। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, नाम नहीं दसते, फिर ये अपने आप अपने देखो उसका कारण है, ये सवाल सब लोगों पे खड़ा हो जाता है। यहाँ तो सारी बात जय भीम से स्टार्ट होती है, तो दस दो। नहीं भाई जी, इसीलिए मेरा मन खुश हुआ यहाँ आके कि यहाँ बाबा साहब की बात हुई, जय भीम बोला गया, जय भारत भी बोला गया। मुझे ये बोला गया कि हाँ कि आपने, जैसे मैंने बोला कि बाबा साहब का जन्मदिन था, तो मैंने 2 मिनट का समय मांगा था कि मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाहती हूँ बाबा साहब के लिए ना। तो जब मैंने बाबा साहब की स्पीच बोली, उसके बाद मैंने जय भीम जय भारत बोला, और जो संगत थी उन्होंने भी जवाब दिया। तो बाद में मैं कि वो मुझे क्लिप चाहिए जिसमें मैंने भाषण दिया था, क्योंकि मैंने इंडिया किसी को भेजना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमारी जो कमेटी है वो गुस्सा कर गई कि आपने जय गुरुदेव नहीं बोला, आपने अकेला जय भीम बोला। तो क्या भाई ये गलत है? नहीं, किसी बात को पूरा ना कहना गलत है। जय भीम जय भारत बोला, लेकिन हमारा गुरु घर है तो जय गुरुदेव धन गुरुदेव बोलने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाई जी, ऐसे कोई नहीं, हम गुरु जी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी विचारधारा पे काम भी करते हैं। गुरु घर का नाम दसने को पूछ कमेंट। भाई जी फिर बहुत कलेश हो जाएगा, ये कलेश मेरा 4 साल से। भाई जी क्या आप सब लोग चाहते हैं गुरु घर का नाम बताया जाए? मगर ये भी एक वो है कि ये गाय को दूसरा जो ठीक रेडी करो, रेडी करो। भाई आगे से थोड़ा ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना, कोशिश करना कि कोई बुराई बाहर ना जाए, अच्छाई जाए। हमारे लोगों की यही बहुत जरूरी है। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਜਰਾ। मैं सारे काम बेनती करता हूँ इतने स्टेज पे बैठे हैं, क्यों इतने रश पैदा जितना आपकी उन्होंने गुरु का ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। जितना उन्होंने गुरु का ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ मैं केशव भाई को भी मेरी ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। लो दो ऐसे चला गया गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।
100 रुपए सतगुरु रविदास मैं महाराज की बेटी जय। सुनु भगवती रमेश भाई जी जो बोले 100 रुपए सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले 100 रुपए सतगुरु रविदास महाराज की जय। रमेश भाई जी गुलाम सुनो जी सुनो भगवती सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुलाम सुनो जी जो रोमा तो तरफ आए हैं मनोज उदास जी आते हैं तो खुशी बहुत खुशी मिली तो खुशी राम जी भाई बात सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं बेनती करूंगा क्रांति जी इसमें काफी मनोज उदास जी मैं सारे बेनती कर रहा हूं सारे राशि शाखों तो बुलाया साथ संगत जी सारे लोग बेनती कर यार पासे लोगों के भाई जरा सारे लोग नहीं साइड पे हो वीडियो भाई जरा साइड में हो बहुत बढ़िया मेरा अपना रसगुल्ला दूध मेरा शेर के जगह थोड़ी हो करके इस फाइल दे दीजिए को सनी सुपारी राजना पाओ चढ़ जाओ ऊपर अरे माइक एक बार मत बात चुप भाई बात चुप एक मिनट देखो अभी ये जो है एक मिनट ये पिछले 2 दिन से मेरे साथ सभी अपना काम भी करता और फिर आके हमारी भी मदद करता अपना काम छोड़ के बिना किसी पैसे के बिना उसके तो मुझे अपने छोटे भरा में बड़ा मान है। मैं महाराज से अरदास करना कि इसका नाम भी जो है जिन लोगों ने छोड़ना जो है वो आगे बढ़े महाराज जी करता इसमें पूरे परिवार में बनेगा और मैं इतना भी कहूँगा कि ऐसे ही समाज हाथ छोड़ते रहेंगे। अब एक बात आखिरी रहेगी पाजी अब वो हमारे जो लोग साथ रहे वो जान दे आपने मैंने मान बख्शा मैं आपका हमेशा रहेगा लेकिन साढ़े भी अपने नियम थी ना मैंने बुरा लगे मैं तो वो मेडल पा लिया मगर मैं मेरा मेडल तो यही है कि मैं बेगमपुरा राज आजा यही मेरा मेडल है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता है मगर मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वो पहना नहीं और मैं आपको विश्वास दिलाना कि मैं मेडल जरूर पहनना लेकिन तब पहनना जब इस देश में बेगमपुरा भारत में बेगमपुरा राज क्योंकि जिनका नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं जिन लोगों को अवसर मिले हैं अगर हम ये मेडल पहन के घूमेंगे तो उनके मन में पीड़ा पैदा हो क्योंकि उनके तो खाने को रोटी भी नहीं पीने को पानी भी नहीं सर ढकने को छत भी नहीं हम उनके नेता हैं जो सुबह मेहनत करने जाते हैं जिनके बच्चों को आधी रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जिस तरह से हमारे गुरुओं ने आंदोलन चलाए हैं पीछे रह गए अगर मुझे इनका शौक चढ़ गया ना आप समझ लेना कि बस मैं बदल गया मेरी बात को याद रखना अगर मुझे ये अच्छे लगने लग गए ठीक है मेरा तो गोल यही है जो मैं आज इसे देख मैं आपको काफी करता हूँ और मैं बहुत प्यार करना मेरे नाल हमेशा मैं आपसे रहने में करना प्यार मेरा अपने नियम से मैं अपने नियम में पढ़ा दूसरे अपने नियम में पढ़ा मैं
प्रधान जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ मुझे तो कौम ने महापुरुषों ने इतने अच्छे अच्छे गोल्ड दे रखे देखो एक से एक बढ़िया गोल्ड जो है वो समाज को हीरे के रूप में मिला हुआ ये बहुत है मैंने अब कृपा बरसों मैं जाने असल में मेरी फ्लाइट की है और मुझे थोड़ा सा काम मैं सारे और बेनती करता एक मिनट शेरी का संतान मैं बेनती करूंगा अनिल मठ जिन्हें बहुत ही अपने मन के भावनाएं रखते हुए कैसे प्रभाव दिया ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਦਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ यार